नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि महत्वपूर्ण समझौतों पर बनी सहमति। पीएम मोदी और जिनपिंग की मुलाकात पर बोले चीनी राजदूत, बेहतर संबंधों की जताई उम्मीद। खबर में आगे जिक्र होगा कि अनुच्छेद 370 को हमेशा के लिए दफन कर दिया गया। पीएम मोदी बोले वन नेशन वन इलेक्शन पर काम जारी है। आगे जिक्र होगा कि पाकिस्तान हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए उठाए कदम, चीन ने पाकिस्तान को फिर हड़काया। खबर में आगे जिक्र होगा कि देश की रक्षा क्रांति पर हर भारतीय कर सकता है गर्व। पीएम मोदी बोले मिलकर करेंगे आत्मनिर्भर भारत का निर्माण। और खबर में आगे ये भी बताएंगे कि अयोध्या में जलाए गए 25 लाख दिए, बने एक साथ 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की कृपया करके वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी और जिनपिंग की मुलाकात पर बोले चीनी राजदूत, बेहतर संबंधों की जताई उम्मीद, महत्वपूर्ण समझौतों पर बनी सहमति। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच सीमा पर गश्त से जुड़ा समझौता हो चुका है। भारत की ओर से पूर्वी लद्दाख के ड्यामचौक और देपसांग क्षेत्रों के लिए चीन के साथ एक गश्ती समझौते पर पहुंचने की घोषणा एक सप्ताह पहले ही की गई थी। अब इसके बाद भारत में चीन के राजदूत ने कहा है कि कई महत्वपूर्ण समझौतों पर सहमति बनी है। उन्होंने कहा है कि चीन को उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच संबंध बेहतर होंगे, दोनों देश सुचारू रूप से प्रगति करेंगे। वहीं दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक राजदूत जू फेइहोंग ने कहा कि 23 अक्टूबर को रूस में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मीटिंग हुई थी और उनके बीच हुई चर्चा संबंधों को आगे बढ़ाने के दिशा निर्देश के रूप में काम करेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अनुच्छेद 370 को हमेशा के लिए दफन कर दिया। पीएम मोदी बोले वन नेशन वन इलेक्शन पर काम है जारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर गुजरात के केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार राष्ट्रीय एकता दिवस एक अद्भुत संयोग लेकर आया है। एक तरफ आज हम एकता का पर्व मना रहे हैं, तो दूसरी तरफ दिवाली का भी पर्व है। दिवाली दियों के माध्यम से पूरे देश को जोड़ती है, पूरे देश को रोशन करती है और अब दिवाली का पर्व भारत को दुनिया से भी जोड़ रहा है। कई देशों में इसे राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। मैं देश और दुनिया में रहने वाले सभी भारतीयों और भारत के शुभचिंतकों को दिवाली की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल की ओजस्वी आवाज़, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास ये भव्य कार्यक्रम, एकता नगर का ये मनोरम दृश्य और यहाँ की अद्भुत प्रस्तुतियाँ, लघु भारत की ये झलकियाँ, सब कुछ इतना अद्भुत है, इतना प्रेरक है। 15 अगस्त और 26 जनवरी की तरह ही 31 अक्टूबर का ये आयोजन पूरे देश को नई ऊर्जा से भर देता है। ये सभी देशवासियों को राष्ट्रीय एकता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मैं देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज पूरा देश खुश है कि आज़ादी के 7 दशक बाद एक देश और एक संविधान का संकल्प पूरा हुआ है। ये सरदार साहब को मेरी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। 70 साल तक बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान पूरे देश में लागू नहीं हुआ। संविधान का नाम जपने वालों ने इसका बहुत अपमान किया था। इसका कारण जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की दीवार थी। अनुच्छेद 370 को हमेशा के लिए दफना दिया गया। पहली बार इस विधानसभा चुनाव में बिना भेदभाव के मतदान हुआ और पहली बार वहां के मुख्यमंत्री ने भारत के संविधान की शपथ ली है। इस दृश्य ने भारतीय संविधान के निर्माताओं को बहुत संतोष दिया होगा, उनकी आत्मा को शांति मिली होगी और ये संविधान निर्माताओं को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए उठाए कदम, चीन ने पाकिस्तान को फिर हड़काया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर चीनी नागरिकों पर 6 महीने के भीतर पाकिस्तान में हुए 2 घातक हमलों का मुद्दा चीन ने पाकिस्तान के सामने उठाया है। पाकिस्तान में चीनी राजदूत जियांग जेडोंग ने कहा कि सभी चीनी विरोधी आतंकवादी समूहों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आतंकवादियों ने मार्च और अक्टूबर में चीनी नागरिकों को निशाना बनाया। राजदूत जियांग ने कहा कि ये हमले स्वीकार्य हैं। उन्होंने सुरक्षा उपायों को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। जियांग ने कहा कि इन हमलों के कारण कई मौतें हुई हैं। बीजिंग को उम्मीद है कि पाकिस्तान पक्ष चीनी कर्मियों, संस्थाओं और परियोजनाओं के लिए सुरक्षा उपायों को और मजबूत कर सकता है। राजदूत की टिप्पणी पाकिस्तान चीन इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित सेमिनार के दौरान आई है, जहां उप प्रधानमंत्री इशाक डार भी मौजूद थे। इस दौरान डार ने बीजिंग को वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने से रोकने की रणनीति के लिए अमेरिका की आलोचना
घोषणा की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। देश की रक्षा क्रांति पर हर भारतीय को हो सकता है गर्व, पीएम मोदी बोले मिलकर करेंगे आत्मनिर्भर भारत का निर्माण। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को रक्षा उत्पादन एवं निर्यात में देश के उदय की सराहना करते हुए कहा कि हर भारतीय इस यात्रा पर गर्व कर सकता है। उन्होंने देश के युवाओं, स्टार्टअप्स, मैन्युफैक्चरर्स और इनोवेटर्स से इस क्षेत्र का हिस्सा बनने का आह्वान किया और कहा कि यह उनके लिए इतिहास का हिस्सा बनने का समय है। लिंक्डइन पर एक पोस्ट में मोदी ने कहा कि भारत को आपकी विशेषज्ञता और उत्साह की आवश्यकता है। नवाचार के लिए दरवाजे खुले हैं, नीतियां सहायक हैं और अवसर अभूतपूर्व है। हम सब मिलकर भारत को न केवल रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएंगे बल्कि रक्षा विनिर्माण में देश को अग्रणी भी बनाएंगे। आइए हम सब मिलकर एक सशक्त एवं आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक समय था जब सुरक्षा बलों को महत्वपूर्ण उपकरणों की कमी का सामना करना पड़ता था और आज के आत्मनिर्भरता के युग तक ये एक ऐसी यात्रा है जिस पर प्रत्येक भारतीय गर्व कर सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अयोध्या में जलाए गए 25 लाख दिए, बने एक साथ 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, राम जन्मभूमि अयोध्या ने दिवाली से पहले ही 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए हैं। बता दें कि अयोध्या में 25 लाख दिए जलाए गए, जिसके बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अयोध्या का नाम शामिल हो गया। इतना ही नहीं, इसके अलावा एक और रिकॉर्ड भगवान श्री राम की महाआरती को लेकर बनाया गया है। सरयू नदी की महाआरती में एक साथ 1100 साधु संत और वेदाचार्य शामिल हुए, जिस कारण दूसरा विश्व रिकॉर्ड दर्ज किया गया। सरयू नदी की आरती के समन्वयक शशिकांत दास ने बताया कि भगवान श्री राम के रामलला मंदिर में विराजमान होने के बाद इस तरह का पहला भव्य आयोजन किया गया है। वहीं पूरे अयोध्या को भगवान श्री राम के स्वागत में सजाया गया है, जिससे दीपों की रोशनी ने पूरे शहर को जगमगा दिया है। दीपोत्सव के तहत सरयू के तटों पर ही नहीं बल्कि अयोध्या के 200 से अधिक मंदिरों और मठों में भी दीप जलाए गए हैं। ये योजना अयोध्या के लिए एक ऐतिहासिक क्षण साबित हुआ है, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज कर लिया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र में भाजपा के प्रचार के लिए मोदी, शाह, योगी की 43 रैलियां, गडकरी, फडणवीस भी लगाएंगे अपना जोर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में राजनीतिक माहौल अपने पक्ष में करने के लिए भाजपा ने कमर कस ली है। पार्टी ने चुनाव प्रचार की पूरी रूपरेखा तैयार कर कई बड़े चेहरों को मैदान में उतारा है और जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 20 और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में 15 जनसभाएं कर भाजपा के पक्ष में माहौल तैयार करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, मुंबई, कोंकण, उत्तरी महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कुल 8 रैलियों को संबोधित करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जो राम भक्त है वही राष्ट्र भक्त भी बन सकता है, बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवाली के मौके पर कहा कि राम राज्य का मतलब ये तय करना है कि समाज के हर वर्ग को बिना किसी भेदभाव के सभी योजनाओं का लाभ मिले। क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने यही सुनिश्चित किया है। अयोध्या के बारे में बात करते हुए सीएम योगी ने कहा कि इसकी पहचान राम से थी, लेकिन वहाँ राम ही नहीं थे। ये वर्ष विशेष है, 500 साल का इंतजार खत्म हुआ है। आज कोई जाति, कोई क्षेत्र और कोई भाषा के नाम पर बांट रहा है। इन बांटने वाले तत्वों में रावण और दुर्योधन का ही डीएनए काम कर रहा है। योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि अगर इन बांटने वालों को वापस मौका दे दिया तो ये लोग फिर गुंडागर्दी करेंगे, बहनों की सुरक्षा के लिए खतरा हो जाएंगे, ये लोग दंगा भड़काएंगे। 2017 के पहले यही होता था। उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई भी सुरक्षा में सेंध लगाएगा तो राम नाम सत्य की तरफ चला जाएगा। बहनों और भाइयों, बजरंगबली बनिए। जो राम भक्त है वही राष्ट्रभक्त भी बन सकता है। सनातन धर्म और भारत एक दूसरे के पूरक हैं। सीएम योगी ने कहा कि हम सभी को बांटने वाली ताकतों से सतर्क होकर एकजुट रहना होगा। अगर ऐसी ताकतों के धोखे में आकर उन्हें मौका दे दिया तो फिर वही काम करेंगे, गुंडागर्दी का, अराजकता का, दंगा करने का। ये कहीं गरीब की जमीन कब्जा करेंगे, कहीं व्यापारी का अपहरण करेंगे, कहीं राह चलते किसी राहगीर को गोली मारेंगे, कहीं पर्व और त्योहार के पहले दंगा भड़काएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ।
कांग्रेस के कई नेता हमारे संपर्क में, मुझसे नाम मत पूछिए, देवेंद्र फडणवीस के दावे से मची खलबली। जी हाँ दोस्तों, भारत की चुनावी राजनीति में महाराष्ट्र काफी अहम है। लोकसभा और विधानसभा सीटों के लिहाज से ये राज्य बड़े प्रदेशों में से एक है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 20 नवंबर को होना है। ऐसे में सियासी सरगर्मी चरम पर है। इस बार का विधानसभा मुख्य तौर पर दो धड़ों के बीच है। एक तरफ सत्तारूढ़ महायुति है तो दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए है। दोनों राजनीतिक गुटों में तीन राजनीतिक दल शामिल हैं। महायुति के प्रमुख घटक दल बीजेपी के दिग्गज नेता और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के एक दावे से चुनावी राज्य महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। फडणवीस ने कहा कि कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल होने के लिए तैयार हैं, मुझसे बस उनका नाम मत पूछिएगा। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। और चीन के बीच तनातनी खत्म, देपसांग डेमचौक से दोनों देशों के सैनिक पीछे हटे। जी हाँ दोस्तों, चीन के साथ सीमा वार्ता में हाल ही में मिली सफलता के कुछ दिनों बाद रक्षा सूत्रों ने पुष्टि की है कि पूर्वी लद्दाख के देपसांग और डेमचौक क्षेत्रों में सैनिकों की वापसी लगभग पूरी हो चुकी है। चीन के साथ सीमावर्ती इलाकों में हाल ही में मिली सफलता के कुछ दिनों बाद रक्षा सूत्रों ने पुष्टि की है कि पूर्वी लद्दाख के देपसांग और डेमचौक क्षेत्रों में सैनिकों की वापसी लगभग पूरी हो चुकी है। चीन के साथ सीमा वार्ता के हाल ही में मिली सफलता के कुछ दिनों बाद रक्षा सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है कि पूर्वी लद्दाख के देपसांग और डेमचौक क्षेत्रों में सैनिकों की वापसी यहां पर सफलतापूर्वक पूरी हो गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन बॉर्डर पर जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार को अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले का दौरा करेंगे। वो वहां रालिंगनाओ बाब खातिंग वॉर मेमोरियल और सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके अलावा राजनाथ सिंह भारत चीन की सीमा पर तैनात जवानों के साथ दिवाली का त्यौहार मनाएंगे। इस मौके पर रक्षा मंत्री के साथ मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह भी मौजूद रहेंगे। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर जानकारी साझा करते हुए अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राजनाथ सिंह और एन बीरेन सिंह का राज्य में स्वागत किया है। खांडू ने पोस्ट में लिखा है कि फरवरी 1951 में भारतीय प्रशासन को तवांग में लाने के लिए किए गए अभियान का बहादुरी से नेतृत्व करने वाले मेजर रालिंगनाओ बॉब खातिंग के वीरतापूर्ण कार्य का मानव इतिहास में कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। वही दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि भारत के पहले गृह मंत्री के रूप में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कई रियासतों को देश में मिलाकर जो कार्य किया है उसके लिए हम हमेशा उनके ऋणी रहेंगे। उन्होंने लिखा कि अरुणाचल प्रदेश के लोगों की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का पहाड़ों की पवित्र भूमि पर हार्दिक स्वागत करता हूं। खांडू ने अपने पोस्ट में मणिपुर के मुख्यमंत्री के स्वागत में लिखा कि मुख्यमंत्री एन बीरेन जी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की गरिमामय उपस्थिति में उनके द्वारा तवांग में मेजर रालिंगनाओ बॉब खातिंग म्यूजियम ऑफ वेलर का उद्घाटन और तवांग में भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा देश का वल्लभ का अनावरण किया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भू राजनीतिक खतरों के लिए तैयार रहें जवान, सैन्य कमांडर सम्मेलन के दूसरे दिन ऐसा बोले जयशंकर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सैन्य नेतृत्व से आग्रह किया है कि तेजी से बदलते भू राजनीतिक खतरों और अवसरों के लिए तैयार रहें। साथ ही प्रभावशाली तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा को अत्याधुनिक बनाने के लिए पूरी तरीके से सरकारी रुख पर जोर देने की आवश्यकता है। और जयशंकर ने सैन्य कमांडर सम्मेलन के दूसरे दिन मंगलवार को कहा कि भारतीय सेना के वरिष्ठ अफसर गवाह हैं कि एक ही समय में सीमा की सुरक्षा और देश के अंदर की सुरक्षा के लिए रणनीतियाँ तैयार करनी होती हैं। ये सम्मेलन ऐसे समय में हुआ जब पूर्वी लद्दाख में डेमचौक और देपसांग में चीनी सेनाएं पीछे हट रही हैं। केंद्रीय मंत्री के साथ सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी मंच साझा किया। जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि दिल्ली में सैन्य कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित करके आह्लादित हूँ। उन्होंने दूरदृष्टि अपनाने की सलाह देते हुए कहा कि भारतीय सेना पूरी तरह से मौजूदा तैयारियों और उभरती चुनौतियों से निपटने को लेकर प्रतिबद्ध है। भारत के रणनीतिक हितों को साधने के लिए सेना को प्रगतिशील बनाने और भविष्य के लिए एक रूपता लाने की जरूरत है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड के खिलाफ गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, हाई लेवल कमेटी गठित, चलेगा स्पेशल कैंपेन। जी दोस्तों, पिछले कई दिनों से आ रही डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड से जुड़ी घटनाओं को देखते हुए सरकार ने इससे निपटने के लिए बड़ा कदम उठाया है। डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड से निपटने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाई लेवल
मॉनिटरिंग कमेटी गठित की है। एमएचए इंटरनल सिक्योरिटी के सेक्रेटरी इस कमेटी को मॉनिटर कर रहे हैं। इसके लिए स्पेशल कैंपेन चलाया गया है। दोस्तों, एमएचए के I4C विंग ने अपनी सभी राज्यों की पुलिस से संपर्क किया है। सूत्रों के मुताबिक डिजिटल अरेस्ट की घटनाओं पर तत्काल एक्शन के निर्देश दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक इस साल डिजिटल अरेस्ट की 6000 से ज़्यादा शिकायतें दर्ज हुई हैं। 6 लाख मोबाइल फ़ोन साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट की घटनाओं में शामिल रहे हैं, जिससे एमएचए साइबर विंग के द्वारा ब्लॉक कर दिया गया है। विंग ने अब तक 709 मोबाइल ऐप भी ब्लॉक किए हैं और इसके साथ ही साइबर फ्रॉड में शामिल 1,10,000 IMEI ब्लॉक किए गए हैं और 3,25,000 फेक बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड की घटनाओं को लेकर लोगों को जागरूक किया था। डिजिटल अरेस्ट साइबर धोखाधड़ी का एक नया तरीका है जिसमें जालसाज कानून प्रवर्तन अधिकारी बनकर ऑडियो या वीडियो कॉल पर लोगों को धमकाते हैं और गिरफ्तारी के झूठे बहाने से उन्हें डिजिटल रूप से बंधक बना लेते हैं। इस हफ्ते की शुरुआत में कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया ने एक लिस्ट शेयर की है जिसमें देश के अंदर जालसाजों द्वारा ऑनलाइन धोखाधड़ी करने के 1 दर्जन से ज़्यादा तरीकों के बारे में बताया गया है। इसमें लोगों के पैसे और पर्सनल डाटा चुराकर उन्हें ठगने के लिए डिजिटल अरेस्ट भी शामिल है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिवाली पर योगी सरकार का बड़ा ऐलान। 31 अक्टूबर के साथ साथ 1 नवंबर को भी रहेगी छुट्टी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए योगी सरकार ने अतिरिक्त छुट्टियों की घोषणा की है। अब कर्मचारियों को 31 अक्टूबर और 1 नवंबर दोनों दिन छुट्टी मिलेगी, जिससे उन्हें दिवाली मनाने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। सरकार के नए आदेश के अनुसार 31 तारीख के साथ ही 1 तारीख को भी छुट्टी रहेगी और इस दौरान प्रदेश सरकार के विभिन्न कार्यालय और माध्यमिक स्कूल 1 नवंबर को बंद रहेंगे। वहीं अयोध्या में बुधवार को आयोजित होने वाले दीपोत्सव के 8वें संस्करण को लेकर रामनगरी के निवासी और संतगण खुशी से झूम रहे हैं, क्योंकि यहाँ नवनिर्मित भव्य राम मंदिर में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली दिवाली का अवसर समारोह होगा। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत राजू दास ने कहा कि पहले हमें दुख होता था कि हमारे राम लला टेंट में हैं, लेकिन अब हर कोई खुश है कि पहली बार प्रभु भगवान राम भव्य नए राम मंदिर में दिवाली उत्सव में भाग लेंगे। और उन्होंने कहा कि हमें भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली पर भी इसी तरह की दिवाली मनाने की उम्मीद है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत तैयार कर रहा है 300 परमाणु हथियारों का बेड़ा। इंडियन नेवी की न्यूक्लियर सबमरीन देखे बोले पाकिस्तानी विशेषज्ञ। जी हाँ दोस्तों, भारतीय नौसेना ने हाल ही में अपनी 4थी परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बी को समुद्र में उतारा है। बैलिस्टिक मिसाइल से लैस इस परमाणु पनडुब्बी को लेकर पाकिस्तान के रक्षा हलकों में चर्चा तेज हो गई है। पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ इसे भारतीय नौसेना की बढ़ती ताकत बता रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की नेशनल यूनिवर्सिटी के स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस स्टडीज़ में मानद लेक्चरर डॉक्टर मंसूर अहमद ने वर्ल्ड इको न्यूज़ के होस्ट मोहम्मद अली के साथ समंदर में भारत की बढ़ती परमाणु ताकत को लेकर चर्चा की। मंसूर अहमद ने बताया कि भारतीय नौसेना को सटीक और विश्वसनीय प्रतिरोधक क्षमता स्थापित करने के लिए 2035 तक अपने SSBN बेड़े के लिए 300 परमाणु हथियारों के भंडार की आवश्यकता होगी और वो उसी दिशा में काम कर रही है। भारत वर्तमान में 2 अरिहंत श्रेणी के परमाणु चालित बैलिस्टिक पनडुब्बी का संचालन करता है। उसके पास 2 और एडवांस SSBN हैं जो अगली पीढ़ी के परिचालन की स्थिति के करीब है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम मोदी की 8, गडकरी की 40, योगी की 15 रैलियां। महाराष्ट्र में होगा शुरू बीजेपी का ताबड़तोड़ कैंपेन। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। बीजेपी ने चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अन्य बड़े नेता महाराष्ट्र में कई ताबड़तोड़ जनसभाएं करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, मुंबई कोंकण, नॉर्थ महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कुल 8 रैलियां करेंगे। सूबे में सबसे ज़्यादा जनसभाएं देवेंद्र फडणवीस, नितिन गडकरी और चंद्रशेखर बावनकुले करेंगे। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में 15 जनसभाएं करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर ज़बरदस्त मेहनत करके महाराष्ट्र को फिर से जीतने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। महाराष्ट्र में 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी ने मिलकर महाविकास अघाड़ी का गठन किया था और इस बार के महाराष्ट्र चुनाव में मुकाबला पार्टियों के बजाय 2 गठबंधनों के बीच देखने को मिलेगा। सत्तारूढ़ महायुति और महाविकास अघाड़ी आमने सामने होंगे। दरअसल महायुति में भाजपा एकनाथ
शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी शामिल है। इस बार के विधानसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के अपने प्रदर्शन को दोहराना चाहेगी, जिसमें उसे महायुति पर बढ़त हासिल हुई थी। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। पिछले चुनाव में बीजेपी को 105, शिवसेना को 56, एनसीपी को 54 और कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है किसकी सरकार बनने वाली है? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जम्मू कश्मीर जल्द हमारे पास होगा, भाजपा नेता का बड़ा दावा। कहा, लोग आजाद होने के लिए उठा रहे आवाज। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री अशोक कौल ने शनिवार को कहा कि गुलाम जम्मू कश्मीर का जल्द ही भारतीय कश्मीर के साथ एकीकरण होगा। उन्होंने कहा कि गुलाम जम्मू कश्मीर के भारत विलय के लिए संसद में पारित प्रस्ताव को केंद्र सरकार पूरा करेगी। प्रदेश भाजपा मुख्यालय में जम्मू कश्मीर के भारत विलय दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह के दौरान पत्रकारों से बातचीत में अशोक कौल ने कहा कि एलओसी के पार जो जम्मू कश्मीर है, जिसे पाकिस्तान ने अपना गुलाम बना रखा है, वहां लोग अब पाकिस्तान से आज़ाद होने के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। वहां के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई बार मदद का आग्रह कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 1947 से पहले के जम्मू कश्मीर को एकीकृत करने का लक्ष्य जल्द ही पूरा होगा। कौल ने कहा कि महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ जम्मू कश्मीर के विलय का निर्णय पूरी सूझबूझ और दूरदर्शिता के साथ लिया था। ये एक ऐतिहासिक समझौता है, लेकिन अनुच्छेद 370 और 35A के कारण इस समझौते को पूरी तरह लागू नहीं किया जा रहा था। अब यहाँ एक ही संविधान है। जम्मू कश्मीर के मौजूदा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर विधानसभा के सदस्यों ने पहली बार भारतीय संविधान के तहत शपथ ग्रहण की है।